आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं। टैक्सी चलाना है तो फिर मराठी जरूरी है। अब टैक्सी चलाने वालों पर यह नियम लागू होगा। आप यूपी के हैं, आप बिहार के हैं, ये किसी और राज्य के हैं और मुंबई महाराष्ट्र में टैक्सी चला रहे हैं तो फिर मराठी आनी जरूरी है, और मराठी नहीं आई तो फिर कार्रवाई होगी। देखिए क्या है नियम। महाराष्ट्र में टैक्सी चलाना है तो मराठी जरूरी का नियम लागू हो गया। 3 महीने की मोहलत देने के बाद अब आज से कार्रवाई शुरू हुई। दरअसल देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मोटर वाहन नियम में बदलाव किए हैं। इसके तहत महाराष्ट्र में कैब टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी आना जरूरी है। अगर वो मराठी में बात नहीं कर पाते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द होगा। हालांकि सरकार ने राहत दी है कि पहले ड्राइवर को नोटिस दिया जाएगा। इस नोटिस में 30 दिन में मराठी भाषा सीखने का मौका दिया जाएगा, और इन 30 दिनों में भी मराठी नहीं सीखी तो 3 महीने लाइसेंस निलंबित होगा। और फिर अगर ड्राइवर 3 महीने में भी मराठी भाषा नहीं सीख पाता है तो फिर इसके बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा। दावा है पिछले 3 महीने में 1.25 लाख चालकों ने मराठी का कोर्स पूरा किया है। मराठी सीखने पर उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया जिससे वो एक्शन से बचेंगे। महाराष्ट्र में टैक्सी परमिट रिन्यू कराने के लिए भी मराठी भाषा जरूरी होगी। ये एक्शन हुआ। अब सुनिए जरा टैक्सी ड्राइवर इस पर क्या कह रहे हैं। खाली टैक्सी वालों के लिए क्यों? अगर मराठी चाहिए तो फिर जो ट्रक वाले जो आ रहे हैं उनको भी कंपलसरी होना चाहिए। प्राइवेट गाड़ी जो नौकरी कर रहे हैं सेठों के वहाँ, उनको भी कंपलसरी होना चाहिए। सीख रहा हूँ, बाकी एक थोड़ा थोड़ा आता भी है, बाकी उतना नहीं आता है सर। अगर समय कुछ मिलेगा तो आदमी को सीखने को तो कुछ तो ज्यादा सीख पाएगा ना सर। कस्टमर भी बोलता है मराठी में, तो वो भी तो हिंदी ही बोलता है। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। आप बोलिए कि आप यहाँ आते तो आपको बोलेंगे कि कोई इंडिया का कंपलसरी भारत का लैंग्वेज वर्ड हिंदी है, और हिंदी वर्ड हमें सीखना है, बोलना है। जो अदर कंट्री नहीं है, इंडिया है, तो हमारा कंपलसरी है, हिंदी है वर्ड है। ये जो है सब गलत है। इसके लिए जो है तो हर किसी को मराठी बोलना सीखना बहुत हार्ड हो जाता है। इसके लिए सेलिब्रिटी से कई लोग हैं जिसको मराठी नहीं आती है, वो कहाँ जाके सीखेगा बताओ? सीखने की भी एक उम्र रहती है, जबान पे चढ़ता है नहीं चढ़ता है नाम। तो यहाँ पे रह रहे हैं तो मराठी तो आना ही चाहिए। थोड़ा बहुत तो आदमी को आएगा तभी मालूम पड़ेगा। हाँ, मराठी सीखेंगे भाई, अब जब जरूरी है तो सीखना ही पड़ेगा ना। समझ सब लेता हूँ। हाँ। अब बोलने का प्रयास नहीं किया हूँ अभी तक, तो और समझ लेंगे। कोई भी बोलेगा हम समझ जाते। 1,65,600 लोगों ने इस अभियान में अपना नाम दिया था, और उनको जो प्रमाण पत्र है वो भी कोकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ के माध्यम से दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि आगे भी जो हमारे रिक्शा टैक्सी चालक भाई है बहन है, उनको मराठी जुज़वी जो है उसका ध्यान होना जरूरी है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं, पड़ोसी मुल्क से खबर आई है। जेल से अस्पताल जाएंगे इमरान खान। लंबे वक्त से इमरान खान जेल में हैं। परिवार ये दावा करता रहा कि इमरान खान जिंदा है या नहीं। अगर इमरान खान जिंदा भी हैं तो उनकी हालत बहुत खराब है। देखिए कोर्ट में क्या हुआ। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जेल से अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। जेल में इमरान के स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। कहा यह जा रहा था कि अडियाला जेल में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। दिल की बीमारी और मानसिक तनाव की शिकायतें भी सामने आई। कोर्ट ने अब सख्त आदेश दिया है कि इमरान को 2 दिन में अस्पताल भेज दिया जाए। साथ ही सेहत की जांच और इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। कोर्ट ने इमरान की बहनों से मुलाकात को लेकर भी सवाल उठाया। इस पर अदालत ने कहा कि परिवार से मुलाकात कानूनी अधिकार है। परिवार से इमरान खान की मुलाकात हर हफ्ते सुनिश्चित की जाए। इमरान खान पिछले 3 सालों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में। साल 2023 में भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि इमरान खान के समर्थक और परिवार फंसाने का आरोप लगाते रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, युद्ध के मैदान में आपको लिए चलता हूं। यूक्रेन में भारतीय की फैक्ट्री पर हमला हुआ। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। यूक्रेन में रूस का हमला है। यूक्रेन में पुतिन ने बड़ा अटैक किया, लेकिन इस अटैक में भारतीय उद्योगपति की फैक्ट्री पर भी हमला हो गया। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद रूस पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। यह भी कहा गया ये ब्रिटिश हथियार थे जिससे अटैक किया गया।
भारतीय उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल की फैक्ट्री पर हमला हुआ। यह यूक्रेन में उनकी फैक्ट्री है जिस पर अटैक किया गया। अब देखिए यूक्रेन में भारतीय फैक्ट्री पर जो हमला हुआ, क्या नुकसान हुआ। रूस और यूक्रेन की जंग को 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन मिसाइल और ड्रोन हमले कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। इस बार रूसी सेना यूक्रेन के बड़े स्टील प्लांट को निशाना बनाया है। हालांकि यह प्लांट भारतीय मूल के अरबपति लक्ष्मी मित्तल का है। रूसी सेना ने मिसाइल अटैक करके प्लांट का बड़ा हिस्सा उड़ा दिया और इस हमले में 2 कर्मचारियों की मौत हुई है, जबकि 14 घायल हुए। रूसी अटैक के बाद फैक्ट्री में उत्पादन का कुछ हिस्सा रोकना पड़ा। यह हमला यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के गृहनगर में किया गया। दरअसल यह रूसी हमला यूक्रेनी ड्रोन अटैक के जवाब में किया गया। एक दिन पहले ही यूक्रेनी सेना ने रूस पर 800 से ज्यादा ड्रोन दागे थे, जिसमें 600 ड्रोन सीधे रूस की राजधानी को टारगेट किए गए। और इस यूक्रेनी अटैक में अलग अलग शहरों के 6 रूसी लोग मारे गए। और रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन की जंग में अब 4 से 5 लाख सैनिक मारे गए। अब तक मिसाइल और ड्रोन अटैक की वजह से यूक्रेन के कई शहर खंडर बन गए। दावा है कि यूक्रेन को दोबारा खड़ा करने में 49 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। फिलहाल रूस ने यूक्रेन में एक बड़ा स्टील फैक्ट्री को निशाना बनाया है और उसके बाद पलटवार करते हुए रूस ने भी यूक्रेन पर अटैक किया है। आइए बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास? जिंदगी में साधनों की कमी हो या मुश्किलों की भरमार, अपने शौक और जुनून को कभी कम मत होने दीजिए। एक मोटर गैराज में काम करने वाला गरीब लड़का अगर हार मान लेता और अपने जुनून को छोड़ देता तो दुनिया को मशहूर शायर और गीतकार गुलजार साहब नहीं मिलते। गुलजार साहब का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा था। जब वो बहुत छोटे थे तो सिर से मां का साया उठ गया। पिता पंजाब से दिल्ली शिफ्ट हो गए और थैले और टोपी की दुकान खोल ली। परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि गुलजार साहब को दुकान के गोदाम में रात गुजारनी पड़ती थी। रात में ना बिजली होती थी और ना कोई साधन। कोई और होता तो इस हालात में परेशान हो जाता, लेकिन गुलजार साहब के लिए यही आपदा अवसर में बदल गया। पढ़ने के शौकीन गुलजार साहब सामने के बुक स्टॉल से किताबें लाते और एक दिन में ही पूरी किताब पढ़ जाते। किताबों की दुनिया में वो बढ़ ही रहे थे कि तभी देश का बंटवारा शुरू हो गया। बंटवारे ने उनके परिवार की जमा पूंजी और रिश्तेदारों समेत बहुत कुछ छीन लिया। तब लेखन और किस्मत आजमाने गुलजार साहब मुंबई आ गए। गुजारे के लिए वो काम मैकेनिक करने लगे, यानी कार मैकेनिक बन गए। दिन में वो गैराज में काम करते और रातों को जागकर कविताएं, शेर और कहानियां लिखते। गुलजार साहब के रूममेट देबू सेन फिल्मकार बिमल रॉय के साथ काम करते थे। बिमल रॉय को बंदनी फिल्म के लिए गाने की तलाश थी। देबू सेन ने गुलजार साहब को विमल रॉय से मिलवाया और गुलजार साहब को तो मानो बस इसी पल का इंतजार था। उनकी कलम से निकला पहला गाना मोरा गोरा रंग लई ले सुपरहिट रहा और गीतकार गुलजार साहब की गाड़ी चल निकली। उनकी कलम से 1000 से ज्यादा गाने निकले। फिल्म फेयर से लेकर नेशनल और ऑस्कर समेत करीब 40 बड़े अवार्ड मिले। 92 साल की उम्र में भी गुलजार साहब कलम से कमाल कर रहे हैं और लाइफ का बड़ा फंडा देते हैं। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं और लोग आपकी काबिलियत पर सवाल उठाएं, लेकिन खुद पर कभी शक मत करिए। फिर तो जो ठान लिया है वो जरूर पूरा होगा।